अब अगला टॉपिक आता है द रीडिंग मेनिया। द रीडिंग मेनिया। क्या हो गया है? वाह, होने से मार रहे हैं लोग पैर पे तो हिलवे करेगा। देखो हमारे गोरे काले से क्या फर्क है। हाँ, रीडिंग मेनिया के बारे में बात कर रहे थे। तो रीडिंग मेनिया का मतलब क्या? किताबें जब छपनी स्टार्ट हुई तो पहले तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में किताबें छप गई। ऐसे पूरे गांव-गांव में जाकर बुक्स छपना स्टार्ट हो गया। किसानों को सिखाया जाने लगा, पढ़ाया जाने लगा। किसानों को पढ़ाने के पीछे बहुत ज़्यादा योगदान बढ़ गया। लिटरेसी रेट बढ़ गई भाई साहब। यूरोप में लिटरेसी रेट 10-15% हुआ करती थी, 60 से 80% तक लिटरेसी रेट चला गया किताबों के छपने की वजह से। यूरोप के कुछ पार्ट में वर्चुअल रीडिंग मेनिया टाइप आ गया। एक ऐसा रेवोल्यूशन टाइप आ गया जिसमें लोग बस क्या सोचने लगे कि हाँ भैया बस पढ़ना है, ये चीज़ें आ गई। कुछ नए फॉर्म ऑफ लिटरेचर भी सबके सामने आए, कुछ नई किताबें भी लोग पढ़ना स्टार्ट किए। इसके अंदर लोग किताबों को क्या करने लगे, आसान तरीके से छापना स्टार्ट कर दिए। फेरी वाले, जैसे आजकल हम लोग बुक वगैरह आईने वगैरह लेके बेचते हैं ना, जो हर एक माल वाले बेचने निकलते हैं, वैसे ही बुक को भी क्या करने लगे, बेचने लगे। वो गली गली में पेडलर, बुक सेलर पेडलिंग करने लगे। पेडलर मतलब कंधे पे बुक वगैरह लाद कर या साइकिल वगैरह पे बुक वगैरह लाद लाद कर वो बेचना स्टार्ट कर दिए। इसमें अलग अलग टाइप की बुक हुआ करती थी। इनकी बुक्स का नाम क्या क्या था? जैसे सबसे पहले देखो अल्मैनेक्स। अल्मैनेक्स मतलब क्या? रेगुलर मैगजीन जो निकलता है ना 15-15 दिन पे। अब भागवत का जो पहले आप लोग का क्या होता था, डायरी था, उसके ऊपर भी एक साइड में लिखा रहता था अल्मैनेक, आपकी डायरी पे, भागवत वाले लोगों की डायरी पे। तो अल्मैनेक का मतलब एक्चुअली में और क्या होता था, वो एक मैगजीन टाइप की होती थी जो उस ड्यूरेशन के अंदर पूरे के पूरे इवेंट्स को क्या कर रहा होता था, देख रहा होता था कि इसमें कौन कौन से इवेंट हुए, कौन कौन सी घटनाएं हुई, इनको देखता था। आप एक तौर पर इसे क्या बोल सकते हो, कैलेंडर भी बोल सकते हो, पंचांग बोल सकते हैं हम लोग। हाँ, मतलब हिंदू लोगों का कैलेंडर होता है पंचांग। उस क्या होता है, ठाकुर प्रसाद ब्रांड का नाम है। अब पंचांग उस कैलेंडर को कहते हैं। इंग्लैंड में किताबों का प्रचलन अचानक से बढ़ गया। कई सारी किताबों को छापने लगे वो लोग। लोकल कहानियां जो थी, फोक टेल्स और फोकलोर्स को वो इकट्ठा करने लगे। लोकल कहानियों को इकट्ठा कर करके छापना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड में सबसे सस्ती किताबें भी क्या होने लगी, छपने लगी। जिन किताबों को नाम दिया गया पेनी चैप बुक। वो तो पैकेट में जो छोटा सा रखा जाता है उसको बोलते हैं चैप बुक्स। पेनी चैप बुक्स मतलब एक एक पैसे। वो जो यूरोपियन पाउंड का छोटा वर्जन था ना, यूरो का छोटा वर्जन, जैसे हमारे रुपए का छोटा वर्जन क्या है, पैसा, वैसे ही यूरो का छोटा वर्जन क्या होता था, पेनी। और उससे उस रुपए में, यानी उस एक पेनी में जो किताबें मिल जाती थी, उन्हें क्या नाम दिया गया, पेनी चैप बुक्स का नाम दिया गया। ये पतली छोटी किताबें हुआ करती थी जो बेची जाती थी। पेनी चैप बुक की एक खासियत हुआ करती थी कि इसमें गरीब से गरीब लोग इसको खरीद सकते थे। इसको फ्रांस वाले लोग बिब्लियोथेक ब्लू के नाम से छापने लगे। वहाँ पर ये अलग ही चीज़ के तौर पर निकलती थी। या फ्रांस में निकलती थी बिब्लियोथेक ब्लू के नाम से। ये ब्लू कलर के कवर लगी हुई बुक हुआ करती थी। इसमें पेपर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी नहीं हुआ करती थी, घटिया पेपर बोल सकते हो। 4 से 6 पन्ने की किताबें मोस्टली हुआ करती थी। इन किताबों को वॉल्यूम्स में छापा जाता था। वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 करके अलग अलग छोटे छोटे वॉल्यूम में छापा जाता था। एक ही कहानी को क्या किया जाता है, एक ही कहानी को, चलो नॉवेल नहीं, नॉवेल तो बड़ा हो गया, कहानी को छोटे छोटे पार्ट में कर दिया गया। 4 पेज का एक हो, 3 पेज का एक हो, छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा तो पेज होता था, उसमें ही छापा जाने लगा। और बुक्स का साइज जो होता था वो अलग अलग होता था, डिपेंड करता था कि पर्सन किस हिसाब का है। आप चाहो तो ये टाइप की बुक खरीद सकते हो, आप चाहो तो पर्सनलाइज्ड बुक्स भी खरीद सकते हो जो स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन की गई हो।
वैसी वाली बुक्स भी आप क्या कर सकते थे, खरीद सकते थे। वैसी बुक्स भी मार्केट में चल रही थी उन दिनों। प्रेस मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट तो था ही, लोगों को मीडियम ऑफ न्यूज़ के तौर पर भी दिखाने लगा। लोगों के अंदर करंट अफेयर्स को भी करंट अफेयर्स की जानकारी बढ़ने लगी। करंट अफेयर्स मतलब भैया न्यूज़, आस पड़ोस में क्या चल रहा है। देखो हमेशा से जानने का सोच तो लगा ही रहता है ना, दूसरों के पीछे तो पड़े ही रहते हैं लोग, जानने का शौक लगा ही रहता है, कहाँ हुआ, किसके घर में कौन सी दाल गली, किसके घर की कौन सी दाल जली, लोग जानने रहते हैं। तो हाँ हाँ कौन सा क्या प्रेस मतलब प्रिंटिंग वाला ही चल रहा है अभी तक। ये चीज आगे आई। देख पहला पढ़ने लिखने का जरिया बढ़ गया, बहुत सारे लोग पढ़ लिख गए। दूसरा किताबें सस्ती हो गई और वॉल्यूम्स में कहानियां वगैरह छपने लगी। तीसरा करंट अफेयर्स टाइप की बुक आने लगी। और चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, लोग अब धार्मिक बातों में बंध कर नहीं रहते थे। साइंटिस्ट फिलोसोफर्स की जो आइडियोलॉजी थी, जो बस कुछ पढ़े लिखे लोगों के पास रहती थी, अचानक से ब्लूम अप हो गई। अच्छा आज के पहले क्या आप लोग पढ़ रहे हो, जितना भी रेवोल्यूशन पढ़ा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, हाँ अमेरिकन रेवोल्यूशन 1757, फिर जितने भी रेवोल्यूशन थे सब में सबसे ज़्यादा रोल किसका था, पढ़े लिखे फिलोसोफर्स का, जिनकी आइडियोलॉजी आके लगती थी और लोग उसको क्या करते थे, लोग उसको सुनकर जानकर क्या हो जाते थे, उस आइडियोलॉजी से कनेक्टेड फील करने लगते थे। क्या उसके पहले ऐसे सोच वाले लोग नहीं थे? अरस्तु का नाम आता है कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट क्या फिलोसोफर है, सोक्रेटिस का नाम आता है, प्लेटो का नाम आता है, थीसियस का नाम आता है। ये पढ़े लिखे लोग नहीं थे, इनकी भी फिलोसफी थी, बट ये उतनी ज़्यादा फैली नहीं। क्यों नहीं फैली उतनी ज़्यादा? इसके पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है कि बुक्स नहीं था, प्रिंटेड फॉर्म नहीं था। प्लेटो ने जो बातें कही उस बातों को किसी और ने किसी और से कहा, किसी और ने किसी और से कहा, लास्ट तक आते आते प्लेटो की कही गई बात कुछ और ही बन के निकली थी। होता है ना, आप लोग ये गेम भी खेले हो कि 10 लोग एक लाइन में खड़े होते थे, यहाँ पे कुछ और कहता था, वहाँ पे कुछ और, वहाँ पे कुछ और, लास्ट तक आते आते कुछ कह दो। हाँ मीरा भात मांग रही है और मीरा भाग गई है, होता है। हम लोग के टाइम पे हम लोग जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें हुआ था मीरा भात मांग रही है और वहाँ था कि मीरा भाग गई है, लास्ट तक जाते आते हो गया। तो ये चीज़ें भी देखने को मिली थी कि भाई फिलोसोफर्स की थॉट्स इजीली एक्सेसिबल हो गए। अब हम फिलोसोफर हैं, हमने कोई सोच निकाली, प्रिंट करवाया, सब में बंटवा दिया, बंटवाया नहीं मतलब सस्ते दाम पर बेच दिया। नतीजा यह हुआ कि लोग मेरी आइडियोलॉजी से क्या करने लगे, कनेक्ट करने लगे, मेरी आइडियोलॉजी अचानक से फेमस होने लगी। उन्हीं दिनों पर आपको क्या लगता है, पुराने जमाने में लोग नहीं थे? अर्लीस्ट इन्वेंशन किन के टाइम का मिलता है हम लोग को? लियोनार्डो दा विंची ने को कहा जाता है फादर ऑफ इन्वेंशन। ये आदमी इतना इन्वेंशन किया था कि पूछो मत। उसकी एक डायरी है जिसे डायरी ऑफ डा विंची कहा जाता है, डा विंचीज डायरी। उसके अंदर कुछ 4000 प्रकार के क्या है डिजाइन्स का इलुस्ट्रेशन है। 4000 डिजाइन उसने क्या कर रखी है, बना रखी है, 4000 मशीनें बना रखी है। तो क्या उसके टाइम पे तो बुक उतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुआ करती थी, इसीलिए उसकी डिज़ाइनें पॉपुलर नहीं हुई। लेकिन गैलीलियो की डिज़ाइन पॉपुलर हो गई, आर्किमिडीज़ की डिज़ाइनें पॉपुलर हो गई, आइजैक न्यूटन्स की थॉट्स पॉपुलर हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उन लोग के टाइम तक ये चीज़ें आ चुकी थी, बुक्स इजीली एक्सेसिबल हो गया। इसीलिए आप अपने बुक में भी देखोगे तो उन्हीं टाइम के आसपास मैप्स बनने लगे, ज़मीनों का मैप बनने लगा। अब लोग जाने लगे, तैरने लगे, मतलब तैरने का मतलब वो नहीं स्विम करके, जहाज़ों के थ्रू तैरने लगे, किताबें फैलने लगी, रीडिंग में नहीं आ गया। ये लोग आइजैक न्यूटन की डिस्कवरी से इन्फ्लुएंस हुए। थॉमस पेन, कौन था थॉमस पेन? अमेरिकन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है इनको। इन्होंने ही वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, थॉमस पेन। वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, फर्स्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था ना भैया, बुक नहीं, लोग। हाँ अमेरिका का फर्स्ट नहीं, अमेरिका नहीं फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेरिका ही है। जापान है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जापान ने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, जापान ने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज लिखी थी। अब आप अगले वाले टॉपिक की तरफ चलो। पढ़े हो, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी भी। जैसे वॉल्टेयर का नाम आपने सुना हुआ है, नहीं सुना हुआ है? रशियन रेवोल्यूशन में इनका एक पॉइंट था। अच्छा रूसो का तो नाम सुना है ना, मॉन्टेस्क्यू का तो सुना हुआ है ना,
हाँ, जॉन लॉक का तो सुना हुआ है ना। ये सब के सब लोग कौन से थे? 9th के। योहान गॉटफ्रीड का नाम सुना हुआ है ना, फर्स्ट रोमांटिसिस्ट पोएट थे। इन लोग की आइडियोलॉजी, बुक्स वगैरह कैसे छप के सामने आने लगी, क्योंकि ये सब चीज़ें देखने को मिलने लगी थी। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फैलने लगी। उस टाइम पे बुक इतनी ज़्यादा फैल रही थी कि दो लोग जो सबसे ज़्यादा अति करते थे, राजा और चर्च। पावर में कौन? यूरोप का सोसाइटी। हमारा समाज चाहे कैसे भी बताओ, यूरोप का देखो, हमारा समाज कैसा है, 4 वर्णों में बटा हुआ था। उनका समाज कितने वर्णों में डिवाइडेड था? 3, क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमनर्स। क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमनर्स। वाह। तो क्लर्जी और नोबिलिटी, क्लर्जी तो पुजारी लोग हुए, नोबिलिटी राजा महाराजा हुए, तो कौन लोग अति करेंगे? जिनके पास पावर रहेगी। तो इन लोगों का एक रूल चला करता था, इसको एक बहुत मस्त वर्ड दिया है, डेस्पोटिक रूल। हमारा जो मन करेगा वो करेंगे, इस टाइप का शासन चला करता था। चर्च ने जो बोल दिया वो सही है, इस टाइप की बात चला करती थी। लोग उसके खिलाफ में बात नहीं उठा सकते थे, लोग उसके खिलाफ में कोई चीज़ पूछ नहीं सकते थे। ये चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिलती थी। बट ये सब चीज़ें धीरे 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 चेंज होने लगी। चर्च ने कहा कि सूरज भगवान इधर से इधर डूबते हैं। साइंटिस्टों ने रिसर्च की, पता चला धरती घूमती है, सूरज नहीं। तो बवाल हो गया। गैलीलियो को चैलेंज कर दिया लोग। गैलीलियो के ऊपर हो गया कि तुमको फांसी चढ़ा देंगे, तुम कैसे बोल सकते हो इतनी बड़ी बात। पोप और चर्च के बीच में, मतलब पोप जो थे रोमन कैथोलिक चर्च के जो पोप थे, और गैलीलियो था। गैलीलियो और उनके बीच में क्या हो गया, वो लगा दिए, विवाद हो गया। इतना बड़ा विवाद हो गया, पूछो मत। गैलीलियो ने कहा हम गलत हैं। गैलीलियो ने मान लिया कि हम गलत हैं सर्वाइव करने के लिए, लेकिन अपनी बुक छाप दी थी। उस बुक में क्या रखा था कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। टेलीस्कोप बना के, फर्स्ट एवर टेलीस्कोप बनाने की जिम्मेदारी का नाम उन्हीं के हाथ में दिया होता है। चाहिए थे, बट क्या ही करोगे, प्रिंट कल्चर आ चुका है तो कितना ही कॉपी डिस्ट्रॉय कर दोगे। अच्छा, आगे वाले पॉइंट की तरफ चलें। आपकी बुक में एक पॉइंट दिया हुआ है, लुईस सेबेस्टियन मर्सियर करके। ये लाइन 2 बार पूछा हुआ है 4.1 में। पॉइंट नंबर 4.1 में एक लाइन दिया हुआ है लुईस सेबेस्टियन मर्सियर करके। उन्होंने कहा था, प्रिंटिंग प्रेस इज मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। प्रिंटिंग प्रेस हमारे प्रगति की राह पर ले जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट मशीन या इंजन है, और ये इस डेस्पोटिक रूल को पूरी तरीके से साफ कर देगा, सफाया कर देगा इस पूरे के पूरे सिस्टम। मर्सियर्स के रोल्स में, मर्सियर्स की जितनी भी बुक थी, उन ज़्यादातर बुक में हीरोज़ जो थे वो कोई एक बुक पढ़ते हैं और उस बुक को पढ़ के उनका दिमाग चेंज हो जाता है। हाँ, वो बुक्स में जो हीरो, मर्सियर अपनी जो बुक्स लिखता था, मर्सियर अपनी जो बुक लिखता था, उस बुक का जो हीरो था वो उस बुक में कोई कहानी की किताब पढ़ा होता था और उससे चेंज होता था। आप मेरी बातें सुनोगे तब तो पता चलेगा। आपको लग रहा है उन टाइम पे कोई फिल्म का हीरो था? ना। तो आप पूछ रहे हो ना, तो इसीलिए उसका जवाब था। चलो, उसमें दिखाया जाता था, जितनी भी उनकी कहानियाँ होती थी उनमें वो दिखाते थे कि ये जो जितने भी राइटर्स हुआ करते, मतलब जितने भी इनकी कहानी के हीरोज़ हुआ करते थे, वो बुक्स की दुनिया में कुछ दिनों तक खोए रहते थे, बुक्स पढ़ते थे, बुक्स से उनको ज्ञान प्राप्ति होती थी, एनलाइटनमेंट होता था, और वो पूरी तरीके से समाज को फिर चेंज करने के राह पर निकल जाते थे। तब वो डिस्ट्रॉय करने लगते थे इन थॉट्स को। एक 2-3 कहानियाँ भी हैं हमारे यहाँ। एक धर्मेंद्र की मूवी भी है जिसमें वो अनपढ़ रहता है, फिर उसको जेल हो जाती है। हाँ, डेस्पोटिक रूल एक्चुअली में क्या था, तानाशाही टाइप के कॉन्सेप्ट को डेस्पोटिक रूल कहते हैं। निरंकुश टाइप का शासन है, कोई कंट्रोल नहीं है, उसको डेस्पोटिक रूल कहते हैं। जो भी डेस्पोटिज्म कर सकता है, कोई भी जिसके हाथ में पावर है वो डेस्पोटिज्म कर सकता है। कहीं क्लर्जी कर सकते हैं, कहीं नोबिलिटी कर सकती है। रोम में चर्च ने, रोम और उसके आस पड़ोस के इलाकों में किसका डेस्पोटिक रूल चलता था?
नागरिक लोग थोड़े ना करेंगे। हम आप कैसे डिस्पोटिज्म कर सकते हैं? हमारे कंट्रोल में कौन आने वाला है कि हम डिस्पोटिज्म लगाएंगे? मोनार्की तो राजा है खुद, वो तो कर ही सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है, तो वो दिया हुआ था। इनकी एक बुक में इन्होंने एक लाइन लिखी है, ट्रेम्बल देयरफॉर द टायरेंट्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। इन्होंने कहा था कि कि इस दुनिया के जितने भी तानाशाह है आप लोग थरथरा जाएंगे, क्योंकि अब जो राइटर्स आ गए हैं, जो बुक लिखने वाले आ गए हैं, ये लोग आपके सोसाइटी को पूरी तरीके से चेंज कर देंगे। फिर आगे प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन दिया हुआ है कि प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को कैसे इन्फ्लुएंस किया। अच्छा भाई, सिर्फ वहीं को इन्फ्लुएंस किया था, हमारे देश को कुछ इन्फ्लुएंस नहीं था? बहुत था, हर रेवोल्यूशन में ये था। पॉइंट नहीं है, पॉइंट नंबर 4.2 नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या इसमें बोला गया है? रीडिंग वाज रेस्ट्रिक्टेड टू द एलिट, मतलब रीडिंग जो थी वो सिर्फ और सिर्फ एलाइट लोगों के पास ही थी और रेस्ट्रिक्टेड थी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कि हाँ बस अमीर लोग ही पढ़ेंगे। और वो जो आप बोल रहे हो कि उससे क्वेश्चन कैसा आएगा, इससे काफ़ी एडवांस टाइप का क्वेश्चन आता है। वही तो मज़ेदार बात है। यहाँ पे क्या करेगा वो, मर्सियर सबसे पहले ये दे देगा कि अकॉर्डिंग टू लुइस सेबेस्टियन मर्सियर हाउ आर द हीरोज ऑफ हिज स्टोरी ट्रांसफॉर्म। लुइस सेबेस्टियन मर्सियर के हिसाब से उसकी कहानी के जो हीरोज थे वो कैसे ट्रांसफॉर्म होते थे? पढ़ के, बुक रीड करके वो रेवोल्यूशन लाते थे। डेस्पोटिक मेजर से लड़के बचने का एकमात्र तरीका कौन सा था? बुक को पढ़ के एनलाइटन होना और डेस्पोटिक मेजर को डिस्ट्रॉय करना। लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने वो लाइन क्यों कही थी? ट्रेम्बल टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर, क्यों कही थी? व्हाई डिड ही प्रोक्लेम दैट लाइन? ये बोलेगा, इसका आंसर दीजिए आप लोग। और हाँ गाइस, कल तो आप लोगों का वो चेंज होगा, वो चेक होगा। हाँ वो डीपीपी, जीडीपी नहीं डीपीपी, जितना भी डीपीपी मिला है सब कल चेक होगा। कल कहाँ बंद है? कल सुबह में पढ़ाई होगा।